हे हाय, क्या आपको पता है कि जो हमें स्कूल्स में बताया गया है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली में थोड़ा गलत है एंड ये उतना सिंपल है नहीं जितना हम इसे समझते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इफ़ ग्रेविटी इज़न्ट अ फोर्स देन व्हाट इट इज़। सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 17th सेंचुरी में। इस वक्त सर आइजैक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को एज अ फोर्स एंड उनके अकॉर्डिंग हर एक मास अट्रैक्ट करता है दूसरे मास को एक फोर्स से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के एंड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों मास के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के। एंड ये आइडिया एक्सप्लेन कर रहा है हर एक चीज़ को, फ्रॉम एप्पल जो अर्थ में पेड़ से गिर रहा है टू प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब हम समय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लगभग 20th सेंचुरी में। अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ, जिसमें वो बताते हैं कि ग्रेविटी कोई खींचने वाला फोर्स नहीं है, ये मास एंड एनर्जी के वजह से जो स्पेस टाइम बेंड होता है उसका रिजल्ट है। नहीं समझ आया? ओके, इसे आप ऐसा समझिए कि एक बड़ा रबड़ का सीट है, फॉर एग्जांपल ट्रैम्पोलिन, एंड इस सीट के बीचों बीच एक हैवी स्टील का बॉल को रख दिया गया है। तो इस हैवी स्टील के बॉल की वजह से उस ट्रैम्पोलिन में बीच की तरफ एक कर्व या डेंट सा बन जाता है। एंड अगर हम कोई एक छोटे बॉल पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दे इसी कर्व के अलोंग, देन वो इसी कर्व पर रोल करने लगेगा। बट वेट, यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, तो अब हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले हम दो और कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है आइंस्टीन्स इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बताता है कि जो इफेक्ट ग्रेविटी का होता है वही इफेक्ट एक्सेलरेशन का भी होता है एंड इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कैसे? मान लीजिए कि एक लिफ्ट या एलिवेटर स्पेस में है एंड देन वो एलिवेटर के अंदर आप हो एंड देन वो एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसी लिफ्ट के ऊपर एक्सेलरेट होने की वजह से लिफ्ट के अंदर जितने भी चीज़ें होंगे इंक्लूडिंग आप, वो सभी लिफ्ट के बॉटम की तरफ आने लगेंगे। तो क्या लिफ्ट ने आपको अपने बॉटम की तरफ खींचा या फिर आप और वो सारी चीज़ें लिफ्ट के अंदर थे वो सब पहले हवा में उड़ रहे थे स्पेस में एंड वो उसी कंडीशन में रहना चाहते थे, मगर क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो आपको और वो सारी चीज़ें ये सभी नीचे की तरफ आने लगे। तो यहाँ लिफ्ट बेसिकली आपको खींच नहीं रहा था, वो तो ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप उसके रास्ते में आ रहे हो तो आपको लगा कि लिफ्ट आपको खींच रहा है, लेकिन असलियत में वैसा था नहीं। देन यहाँ आपका शरीर लिफ्ट के सरफेस पर एक फोर्स लगाता है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं एंड ये फोर्स बराबर है आपके मास के एंड लिफ्ट के ऊपर हो रहे एक्सेलरेशन के, जिसे न्यूटन ने F=ma से बताया था एंड इसे ही हम नॉर्मल फोर्स से जानते हैं। एंड यहाँ जितना फोर्स आपका शरीर लिफ्ट के ऊपर लगाएगा उतना सेम फोर्स लिफ्ट भी आपके ऊपर लगाएगा ताकि फोर्स बैलेंस हो सके। नहीं तो अगर आपका फोर्स लिफ्ट के फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप लिफ्ट के बॉटम को फाड़ कर निकल जाओगे। ये उसी तरह है जैसे आपका हाथ दीवार पे फोर्स लगाएगा तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, मगर अगर आप एक बुलडोजर यहाँ पे दीवार को तोड़ने के लिए लगा दो तो वो उतना फोर्स लगाता है जो कि दीवार कभी लगा ही नहीं सकता, इसलिए दीवार टूट जाता है जब बुलडोजर से यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है। तो इसे ही न्यूटन ने एक्शन रिएक्शन फोर्स से बताया था, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना फोर्स आपको मिलेगा।
एंड ये सेम चीज़ अप्लाई होता है जब आप अर्थ पर होते हो। कैसे? मान लीजिए सन उस रबड़ वाले सीट के बीच में, जो यहाँ स्पेस टाइम का सीट है, एंड सन के मास की वजह से स्पेस टाइम वाले सीट पे एक कर्व, एक बेंड क्रिएट हो रहा है, एंड यहीं अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है उस कर्व पार्ट पे, जहाँ अर्थ के पास एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर सेकंड का, जो उसे नीचे गिरने से बचा रहा है, सन की तरफ जाने से बचा रहा है। एंड इसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जिसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो। एंड यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आपके मास से मल्टीप्लाई होता है तो एक फोर्स बनता है जिसे आप वेट कहते हो, F=mg। ये कहना कि अर्थ एप्पल को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। असलियत में अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है स्पेस टाइम कर्व के अलोंग। मान लीजिए ये एप्पल एंड ये अर्थ है। एप्पल यहाँ एक्चुअली में अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, इन रियलिटी एप्पल इधर है, अर्थ एक्सेलरेट हो रहा है आगे की तरफ, मगर एप्पल अर्थ के रास्ते में आ रहा है, जिसकी वजह से एप्पल हमें दिख रहा है कि एप्पल नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में अर्थ आगे जा रहा है। नाउ इसी एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल चुके होंगे। अब हम बढ़ते आगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है ग्रेविटी एज ज्योमेट्री। जनरल रिलेटिविटी में बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स एंड प्लैनेट्स बेंड करते हैं फैब्रिक को स्पेस टाइम का, जिस वजह से कर्व क्रिएट होता है, एंड इसी वजह से जो मोशन है ऑब्जेक्ट्स का वो इम्पैक्ट होता है। इन रियलिटी हर एक चीज़ जो स्पेस में है, इंक्लूडिंग जितने भी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ है, वो नीचे की तरफ जाना चाहते हैं, मगर वो सारे प्लैनेट्स एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इसी कर्व के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, जो बैलेंस कर रहा है डाउनवर्ड फॉल को। नहीं समझ आया? ओके, इसे आप ऐसे समझिए कि आपने एक छोटे पत्थर को एक बड़े रस्सी से बांध दिया हो। नाउ फिर आप उस रस्सी के एक दूसरे कोने को पकड़े एंड उस पत्थर को फिर गोल गोल घुमाने लगे। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि वो पत्थर नीचे तो ना जा रहा, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने की वजह से वो नीचे वाले डाउनवर्ड फॉल को बैलेंस कर पा रहा है एंड वो नीचे नहीं गिर रहा। मगर जैसे ही आप वो स्पीड धीमा करते हैं, वो पत्थर नीचे आना शुरू हो जाता है। एंड इसी तरीके से हमारा अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से सन की चारों तरफ स्पेस टाइम कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, जिस वजह से वो हॉरिजॉन्टल फॉल को बैलेंस कर पा रहा है। एंड ये सेम चीज़ बिलियंस ऑफ सालों से होते आ रहा है। मगर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो फिर अर्थ का आधा पार्ट तो कहीं उखड़ कर फेंका जाना चाहिए था, कहीं चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो तो रहा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अगर एक नॉर्मल कार में 4 लाख किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे दे, तो उसका आधा पार्ट कहाँ जाएगा हमें पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा अर्थ के केस में क्यों नहीं हो रहा? इसका आंसर सिंपल तो नहीं है, मगर लॉजिकल जरूर है। पहला, अर्थ में हवा है, एयर है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो, एयर ड्रैग पैदा होता है, एंड जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे, एयर ड्रैग और बढ़ते जाएगा। मगर स्पेस में तो कोई हवा ही नहीं है, तो एयर ड्रैग पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। दूसरा, अर्थ बिलियंस ऑफ सालों से सेम स्पीड 29.78 किलोमीटर पर सेकंड से मूव करता आ रहा है, एंड अर्थ का हर एक पार्ट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, हर एक साइड सेम स्पीड से मूव कर रहा है, एंड ये बिलियंस ऑफ सालों से इसी स्पीड से मूव करता आ रहा है। ये किसी कार या रॉकेट की तरह नहीं है कि अचानक एक्सीडेंट हुआ है, इसी स्पीड से ये मूव करता आ रहा है। इसी वक्त जब सारा ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा था, सारा एवोल्यूशन टेक प्लेस कर रहा था।
एंड यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये अर्थ के स्पीड को बैलेंस करने में क्या अर्थ के रोटेशन का कुछ इम्पैक्ट है या नहीं। सो आंसर इज नो। अर्थ के रोटेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब एक प्लेयर बास्केटबॉल को फेंकते हैं तो बास्केटबॉल का फॉरवर्ड स्पीड का उसके रोटेशन से बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि एयर है अर्थ में, मगर स्पेस में क्योंकि एयर ही नहीं है तो रोटेशन का कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। सो क्या ग्रेविटी एक फोर्स है? सो आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। ग्रेविटी बस एक रिजल्ट है हमारे यूनिवर्स के शेप का जो मास एंड एनर्जी से इम्पैक्ट होता है। यहाँ न्यूटन ने आकर बताया कि क्या हो रहा है, मगर आइंस्टीन ने बताया कि क्यों हो रहा है। सो यह अब आपको पता है कि ग्रेविटी एक्चुअली में है क्या। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।